Alright, what's going on, my lovely student people out there? Welcome to Triumph Batch। और आज इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले वर्क एनर्जी पावर इन वन शॉट, बहुत ही जल्दी से करेंगे। तुम लोगों को पहले बता दूं, बहुत डिटेल में नहीं डूबेंगे क्योंकि हमारी एग्जाम जो बहुत ही नजदीक होंगी या फिर बस आने वाली होंगी, या फिर हो सकता है कि एग्जाम के 1 घंटे पहले तुम्हें वीडियो देख रहे हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा टारगेट है भाई 1,25,000 सब्सक्राइबर्स का तुम लोगों के लिए, और पूरी टीम जो है बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही है कि तुम्हें फटाफट सब्सक्राइबर टारगेट पूरा करो। और बेसिकली ये मेरा पहला लेक्चर है विक्ट्री, ये विक्ट्री नहीं यार, विक्ट्री बोल बोल के विक्ट्री हो गया हूं पूरा। ट्रायम्फ बैच के अंदर हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। और अगर तुम लोगों को इस बैच को एड फ्री एक्सपीरियंस देखना, टोटली देखो YouTube के ऊपर तो टोटली फ्री है, पर अगर तुम चाहो तो इसको डाउटनेट की ऐप के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है उस पर डायरेक्टली क्लिक करके जाके तुम लोग उस बैच में एनरोल कर सकते हो फॉर फ्री। वहां पर तुमको आएगा 0 रुपीज का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना। डायरेक्टली तुमको कोई पेमेंट नहीं करना है। इट विल बी एनरोल, इट विल बी एक्टिवेटेड इन 0 रुपीज। तुमको कोई पैसे नहीं देने उसके लिए, ये टोटली फ्री में है। बट वहां पर ऐप के ऊपर तुमको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे कि भाई YouTube से ज्यादा ऐप पे क्या एडवांटेजेस हैं, तो वो चीज बता देता हूं। देखो YouTube पे तुम्हारे लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल है, बट ऐप के ऊपर एडवांटेजेस क्या क्या है तुम्हें वो देख लो। सबसे पहली चीज, तुमको होमवर्क देखने को मिलेगा, मतलब होमवर्क एज इन तुमको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तुम्हें लेक्चर की स्लाइड्स देखने को मिलेगी, तुम्हें चैप्टर की टेस्ट देखने को मिलेगी। तो चैप्टर की तुमको यार एक फ्रीक्वेंसी के साथ में तुमको टेस्ट वगैरह देखने को मिलेगी, और एड फ्री एक्सपीरियंस वहां पर तुमको देखने को मिलेगा। साथ में तुमको सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो वो सारी की सारी चीजें, और एक और चीज, वहां पर तुम्हें नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब भी कोई लेक्चर आता है। तो नाउ लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द लेक्चर। अच्छा, उसके पहले तुमको बता दूं, इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो @कॉन्फिडेंस जाके मुझे फॉलो कर लो। वहां पर तुम ऐसे कुछ मीम्स वगैरह बनाना चाहते हो तो मुझे टैग कर सकते हो। और साथ में ऐप में एनरोल अभी के अभी कर लेना। हमारा टारगेट ऐप के अंदर भी बहुत तगड़े एनरोलमेंट्स का है। चलो बहुत बढ़िया, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर वर्क एनर्जी पावर। इसके अंदर जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ज्यादा डिटेल में हम भागना नहीं वाले हैं। जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें कवर करेंगे और फालतू की बकर नहीं करेंगे। मेनली हम चैप्टर पे बिल्कुल कट टू कट टारगेट करेंगे। ऑलरेडी मैंने जैसे 2 मिनट की थोड़ी सी बकर तो नहीं है, पर इंपॉर्टेंट चीजें यार, इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ी सी करूंगा। चलो एनीवे चीज, वर्क एनर्जी और पावर मतलब कि काम किया कि नहीं भैया, तुमने आज काम किया कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। कुछ लोग बेचारे जो है वो काम नहीं करते हैं, मम्मी पापा उनको डांटते रहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। कुछ लोग जो है वो फील्ड जॉब करते हैं। फील्ड जॉब मतलब कि एक्चुअली किसी फील्ड जाते हैं, वहां पर कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे लेबरर्स वगैरह होते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ऑफिस वर्क करते हैं, जो कि मान लो कि कंप्यूटर के सामने बैठ के कोडिंग करते हैं या फिर कुछ डिजाइनिंग करते हैं। फिर हम देखेंगे एनर्जी क्या होती है, जो शक्ति क्या होती है, हमारे अंदर की जो शक्ति की हम बात करते हैं। और जैसे मेरी शक्ति बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ही हाई एनर्जी के अंदर वीडियोस बनाता हूं, भले ही फिर मैं कुछ भी मतलब तबियत ठीक ना हो वो सब भूल जाता हूं मैं वीडियो बनाते टाइम। तीसरी चीज, पावर, भाई तुम्हारे अंदर ताकत कितनी है, ठीक है। वो जिम जा रहे हो वो वाली पावर की बात नहीं कर रहा, पर फिजिक्स की भाषा में पावर क्या होती है वो सारी चीजों की बात कर रहा हूं। तो बेसिकली अगर तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या करता हूं, तो मैं तुम्हारी फिजिक्स को असल जिंदगी से जोड़ देता हूं। तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी तेज बोल रहा हूं, तो तुम इस चीज का ध्यान रखो कि 1.5x में वीडियो देखने की जरूरत है नहीं, जब भैया खुद ही 1.5x में बोल रहे होते हैं। चलो बहुत बढ़िया। वर्क, काम किया कि नहीं किया, देखो हम जनरली क्या होता है, मैं तुम लोगों को एक स्कीम बताता हूं। अब ये स्कीम ना हम दोनों से बाहर कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर गलती से तुम्हारे मम्मी पापा को ये बात पता चल गई तो फिर तुमको है ना बहुत परेशानी हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअली फिजिक्स की भाषा में वर्क क्या होता है, फिजिक्स की भाषा में वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब कि मान लो कि ये बॉटल है, यहां पर है, मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया और मेरे फोर्स लगाने के कारण इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई। तो मैंने कितना फोर्स लगा और इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उनके प्रोडक्ट से हमको पता चलता है कि भैया वर्क क्या होता है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मान लो जस्ट इन केस, मैं तुम लोगों को फटाफट बता देता हूं, मान लो जस्ट इन केस कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर वर्क डन 0 है, जहां पर वर्क डन 0 है। तो वर्क डन 0 कब कब हो सकता है, पहला केस वर्क डन 0 होने का क्या है कि भाई मैंने फोर्स तो लगाया पर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट 0। मतलब कि मान लो मैं दीवार है, अब दीवार के खड़े हो जाऊं और बहुत फोर्स लगाऊंगा, अब न्यूटन फोर्स लगाते जा रहा हूं, पर दीवार तो हिल नहीं रही है। मैं शक्तिमान तो नहीं जो दीवार हिला सकता हूं, तो दीवार तो हिल नहीं रही है। तो उस केस में भले मैं कितना भी फोर्स लगा रहा हूं, पर क्या दीवार हिल रही है, नहीं। मतलब कि उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी 0 हो गया, है ना। बहुत ही क्विकली समझेंगे, बहुत ही क्विकली समझेंगे, ठीक है। तो एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस, अगर मैं फोर्स ही नहीं लगाऊं, तो अगर मैं बस इस बॉटल को देखता रहूं, ठीक है, बस इसको ताकता रहूं थोड़ी देर, ये देख रहा हूं मैं इस बॉटल को देख रहा हूं, मैं फोर्स लगा ही नहीं रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं तो भाई वर्क भी नहीं होगा, तो उस केस में भी वर्क डन 0। तीसरा केस, जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब भैया इस चीज के हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर तुम लोगों को एक चीज बता दूं, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तब भी वर्क डन 0 होता है। कैसे, मान लो कि मैं मान लो कि रस्सी से किसी चीज को ऊपर की तरफ खींच रहा हूं, पर वो ऊपर आने की बजाय ऐसे नीचे की स्लाइड होती जा रही है ना, मतलब नीचे के नीचे। मान लो कि मैं किसी चीज को ऐसे खींच रहा हूं पर वो स्लाइड ऐसे होती जा रही है, तो मैंने फोर्स ऐसे लगाया पर डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में वर्क डन विल बी 0, ठीक है, इस केस में वर्क डन विल बी 0। अब ऐसा क्यों होता है वो थोड़ी लंबी कहानी है, बेसिकली तुमको बता देता हूं। चलो वो हमारे काम के नहीं है, पर इतना जान लो कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, उस केस में भी वर्क डन 0 है। फटाफट क्विकली समझ लिया हमने वर्क का कांसेप्ट, बहुत ही बढ़िया।
ठीक है, तो बहुत सही, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट होती है, द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कैसे पता चला भाई? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, है ना, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई मीटर, तो न्यूटन मीटर और जूल। तो बेसिकली इस न्यूटन मीटर को हमने शॉर्ट फॉर्म दे दिया जूल का। तो वर्क की जो यूनिट है वो क्या होती है? जूल। ठीक है, इसको जूल नहीं बोलते, इसको जूल बोलते हैं, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही बढ़िया। वही वन जूल क्या होता है? वन जूल क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आ जाता है और हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको पता तो है कि जूल क्या होता है, पर ये वन जूल क्या होता है वो हमको समझ में नहीं आता। देखो, वन वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बात करूं वन जूल की, तो वन जूल क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इस टाइप से हो जाएगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो कहने का मतलब कि मान लो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और मेरे 1 न्यूटन के फोर्स लगाने से उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो उस केस में जो वर्क डन होगा उसको हम 1 जूल बोलेंगे। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतना सोचो, जितना फंडा है ना, जितना हमको एग्जाम के पहले समझना जरूरी है वो समझो, है ना भाई। ये सीरीज ही इसलिए बनी हुई है क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम के पहले हमको ना इतना फर्क नहीं पड़ता कि भैया बिल्कुल ही क्या है, हमको बताओ भैया, हमको समझ में आ जाना चाहिए एग्जाम में लिखने लायक, वो इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये प्रैक्टिस बहुत सही भी नहीं है कि बिल्कुल तुम एग्जाम के हिसाब से पढ़ो, पर यार देखो, एग्जाम के 2 दिन पहले हम ज्ञान से ज्यादा इस पे बात करते हैं, ठीक है जो एग्जाम में ना, क्योंकि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा हूं। चलो बहुत सही, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली 1 जूल कैसे निकालोगे? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी कि मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और जिस ऑब्जेक्ट पे मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, 1 जूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। ठीक है, मतलब कि जब मैंने वर्क डन 1 न्यूटन किया और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ, उसको हम बोलते हैं 1 जूल। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखो वर्क के ऊपर, देखो वर्क का कंसेप्ट देखो, 2 कंडीशंस दैट नीड्स टू बी सैटिस्फाइड फॉर द वर्क टू बी डन। मतलब कि वर्क डन 0 नहीं हो, यानी कि वर्क डन कुछ ना कुछ है, उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। पहली कि भाई फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब कि कुछ ना कुछ फोर्स, मैं अब देख रहा हूं बस इस माइक को देखे जा रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है कि माइक के ऊपर फोर्स नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, मतलब मैं जिसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं वो डिस्प्लेस होना चाहिए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। हमेशा वर्क जो है वो ऑन द ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑन द ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि मैं इस माइक के ऊपर अगर फोर्स लगा रहा हूं या फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके अंदर, तो काम किसके ऊपर हो रहा है? मतलब वर्क डन किसके ऊपर हो रहा है? वर्क डन माइक के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द माइक इज व्हाट? जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं इनटू जितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब चीज क्लियर हुई? तो वर्क डन इज ऑलवेज ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द वर्क डन ऑन द माइक, तो ऑन द माइक क्या होगा वर्क डन? जितना मैंने फोर्स लगाया, जो मैं एक्सटर्नल फैक्टर हूं वो फोर्स लगा रहा हूं, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो। ठीक है, सिमिलरली तुमसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वर्क डन ऑन द बॉटल, What is the work done on the bottle? तो इस बॉटल के ऊपर कितना फोर्स लगाया जा रहा है मल्टीप्लाइड बाय इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते होगे तुम्हारी चीजें और क्लियर होती जाएगी, और जैसे जैसे तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी चीजें और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। तीसरी चीज इसमें यह है कि एंगल शुड नॉट बी, एंगल ऐसे लिख दो, तो एंगल शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कि फोर्स, यानी कि मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो इस केस में वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो इस केस में भी वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, वर्क डन के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वर्क कौन लगा रहा है और वर्क किस पे हो रहा है। ठीक है, तो मान लो कि इस बॉटल के ऊपर मैं और गट्टू, मान लो कि ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कहां लेके जाऊं ऑब्जेक्ट, कहां लेके जाऊं, यहां रख लेता हूं। मान लो कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, अब इसके ऊपर मैं भी फोर्स लगा रहा हूं और इसके ऊपर गट्टू भी फोर्स लगा रहा है, गट्टू भी फोर्स लगा रहा है। मान लो कि मैं F1 फोर्स लगा रहा हूं, गट्टू F2 फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा कि इसके ऊपर टोटल 2 वर्क हो रहे होंगे। एक वर्क डन बाय मी ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि वर्क के अंदर हमेशा 2 चीजें होती है कि वर्क कौन कर रहा है और किस पे कर रहा है। तो ये कौन सा जो F1 से हमको मिलेगा, लेट्स से कि W1, यानी कि वर्क डन बाय मी ऑन द ऑब्जेक्ट हो गया W1 इज इक्वल टू F1 इंटू, मान लो कि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया S। ठीक है, या कुछ भी। ठीक है, चलो अभी ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाता हूं, मैं तुमको ऊपर से समझाता हूं थोड़ा सा। ठीक है, और दूसरी चीज, ये जो F2 है, दिस विल बी व्हाट? दिस इज द वर्क डन बाय गट्टू ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना, दिस इज द वर्क डन बाय गट्टू ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर मैं पता लगाऊं कि मान लो कि लेट से कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो इधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। क्यों होगा इधर? क्योंकि मान लो कि मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं एज कंपेयर टू गट्टू, तो अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं धक्का देने में, तो ऑब्वियसली बात है कि ऑब्जेक्ट इधर जाने लग जाएगा। अगर मैं और गट्टू सेम फोर्स लगा रहे होते तो फिर तो बैलेंस फोर्स हो जाता, वहीं का वहीं रह जाता। पर अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, मैंने ज्यादा दम लगाया, तो ऑब्वियसली बात है कि ऑब्जेक्ट इधर खिसकने लग जाएगा, है ना, इधर खिसकने लग जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? इन दिस डायरेक्शन, है ना, इन दिस डायरेक्शन। तो अब इस केस में ध्यान से देखो, इस केस में मान लो कि इसका डिस्प्लेसमेंट होता है S।
है ना, इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट होता है एस, मतलब कि F1 इधर से फोर्स लग रहा है, F2 इधर से लग रहा है, पर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर ही हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ज्यादा दम लगा रहा हूं। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन बाय मी जो होगा इट विल बी इक्वल टू F1 इंटू एस, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि F1 मतलब मैंने कितना फोर्स लगाया इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमेशा वर्क डन के केस में मैंने कितना फोर्स लगाया मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स मेरा, डिस्प्लेसमेंट तेरा। ठीक है दूसरी चीज, वर्क डन बाय गट्टू कितना हो जाएगा, F2 इंटू एस, है ना। भाई देखो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी इसमें ऐसा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी इसमें ऐसा हो रहा है, पर यहां पर एक कैच है, यहां पर एक कैच इसलिए है, यहां पर एक कैच ये है कि भाई मैं फोर्स तो इधर लगा रहा हूं पर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना। तो इस केस में अब तुम ध्यान से देखो, जो मैं डायरेक्शन की बात कर रहा था, चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है, तो दोनों की डायरेक्शन है। अब वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन हमको कोई ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो पता चलती नहीं है, प्लस और माइनस के साइन से पता चलती है। ठीक है, तो मान लो कि F2 फोर्स इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है कि नहीं। जैसे भी 90 डिग्री बना के बताया मैंने तुमको, वैसे इस केस में 180 डिग्री है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, उस केस में वर्क डन इज नेगेटिव, उस केस में वर्क डन इज नेगेटिव, क्योंकि भाई वर्क बुरा मान जाता है यार कि मैं तो दम इधर लगा रहा हूं और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो मैं नहीं, यहां मैं तो नेगेटिव हो रहा हूं। तो इस केस में वर्क डन विल बी माइनस F2s। ठीक है, माइनस F2s, तो इस केस में वर्क डन विल बी नेगेटिव। लाइट भी आ गई वर्क डन के साथ साथ। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। चलो बहुत ही बढ़िया, इतना गोरा भी नहीं करना भाई, इतना चलेगा, पर लाइट थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज समझ में आ गई, बहुत सही। तो वर्क के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें, रिवीजन करो फटाफट, रिवीजन अभी क्या भी करो। वर्क के अंदर 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें। पहली बात, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात कि वर्क डन जीरो नहीं होने की तीन कंडीशंस है, कि फोर्स लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, और 90 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है। चौथी चीज एक इंपॉर्टेंट ये है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देखो इस डेफिनेशन के अंदर तुम ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यह फॉर्मूला वैलिड है। अगर मान लो फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, मतलब कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि इस केस में बताया मैंने तुमको, ये गट्टू वाले केस में बताया, तो इस केस में वर्क डन तो होगा, पर जनरली वर्क डन इस केस में पॉजिटिव होगा, और ये वाले केस में, मतलब जिसमें ऑपोजिट डायरेक्शन है, उस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा। इतना क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं जीवन के अंदर, इतना ही है वर्क के अंदर। वर्क तुम्हारे क्वेश्चन कैसे आते हैं बता देता हूं। वर्क के अंदर जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि तुम्हारा फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब इसके अंदर वर्क के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जो मैं तुमको आगे बताऊंगा कि दो तीन चीजें ध्यान से रखो। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखो। दूसरी चीज, वर्क डन इन अ सर्कुलर मोशन इज आल्सो जीरो। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हो, तो मान लो तुम्हारे पास में कुछ क्वेश्चन है कि सैटेलाइट के ऊपर अर्थ कितना, मान लो कि अर्थ है गंदा सा, मतलब इतना सुंदर ड्राइंग है नहीं हमारी, और मान लो कि यहां पर एक सैटेलाइट है, तो ऑब्वियसली बात है कि सैटेलाइट जो है वो तो ऐसे ट्रेवल कर रही है सर्कुलर डायरेक्शन में, है ना। तो ये एक्चुअली अगर तुम इस मोमेंट पे देखो तो ये ऐसे टेंजेंशियली हमेशा, तो बेसिकली जब भी हम सर्कुलर मोशन में होते हैं तो क्या करते हैं, हम सीधे ट्रेवल कर रहे होते हैं, पर हर इंस्टेंट पे हमारी डायरेक्शन ऐसे ऐसे चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो मान लो कि इस इंस्टेंट पे सैटेलाइट की डायरेक्शन ऐसी होगी, फिर अगले इंस्टेंट पे ऐसी होगी, फिर अगले पे ऐसी, फिर अगले पे ऐसी, फिर अगले पे ऐसी, ऐसे ऐसे करते करते ही पूरा सर्कुलर डायरेक्शन हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारा पूरा सर्कुलर डायरेक्शन कंप्लीट होगा। तो लेट्स से कि इस इंस्टेंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो टुवर्ड्स अर्थ लगेगा, तो अर्थ के द्वारा लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा हो गया, पर इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो गया। तो देखो ध्यान से कि भैया फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन भी जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, ध्यान से सुनो। अब मान लो कि मैं ऐसे रस्सी घुमा रहा हूं गोल 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 गोल, तो मतलब रस्सी नहीं घुमा रहा हूं, रस्सी के अंदर पत्थर बांध के घुमा रहा हूं, तो वो पत्थर कैसे घूम रहा है, ऐसे गोल 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 घूम रहा है ना, हर गोल 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 घूम रहा है। पर लेट से मतलब कि इस इंस्टेंट में हर इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इधर ऐसे 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 डायरेक्शन होती आ रही है, तो ये डायरेक्शन 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 डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लो कि मैं इस इंस्टेंट पे अगर किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करूं कि वर्क डन कितना है, तो देखो इसकी डायरेक्शन किधर है, डिस्प्लेसमेंट की इधर है ना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जाना तो उधर चाह रहा है वो। और दूसरी बात जो है कि भैया हमारा जो फोर्स है वो किधर लग रहा है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, जो रस्सी घुमा रहा है उसकी तरफ फोर्स लगता है, हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो सर्कुलर मोशन के अंदर भी वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तब हमारा वर्क डन जीरो होता है। बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट एनर्जी। भाई एनर्जी कैसी है सबकी, एनर्जी कैसी है सबकी। देखो एनर्जी और वर्क में कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्विकली बता देता हूं। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट्स इट। मतलब एनर्जी क्षमता, मेरे अंदर की कैपेबिलिटी है कि मैं कितना काम कर सकता हूं। देखो कई बार क्या होता है, हम सुबह उठते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि आज मैं बहुत सारा काम कर सकता हूं। कई बार हम ऐसे एनर्जी, हम बोलते हैं कि यार मेरी एनर्जी बहुत कम है। तो एनर्जी बहुत कम होने का क्या मतलब हुआ,
एनर्जी बहुत कम होने को क्या मतलब हुआ कि मैं कम काम कर सकता हूं। तो जब मैं ज्यादा काम कर सकता हूं तो मेरी एनर्जी ज्यादा है, जब मैं कम काम कर सकता हूं तो मेरी एनर्जी कम है। तो एनर्जी इज जस्ट द कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब कि मेरे काम करने की क्षमता कितनी है। मैं ज्यादा काम कर सकता हूं तो ज्यादा एनर्जी, मैं कम काम कर पा रहा हूं तो कम एनर्जी, ठीक है। इसीलिए वर्क और एनर्जी वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वर्क और एनर्जी इक्वल होते हैं, पर ये इक्विवेलेंट होते हैं। ये देखो जब हम तीन डंडियां लगाते हैं इसका मतलब इक्विवेलेंट होता है, डंडियां, ठीक है। और जब दो लगाते हैं तो वो इक्वल होता है। तो अभी यहां पर ये इक्विवेलेंट मतलब कि यार आसपास के ही है। प्रॉपरली ऐसा नहीं बोल सकते कि वर्क और एनर्जी एक सेम ही चीज है, पर दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। इसकी भी यूनिट होती है जूल्स, ठीक है, इसकी भी यूनिट होती है जूल्स। अब देखो, अब एनर्जी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, एनर्जी की थोड़ी और चर्चा करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है। तो जनरली हमारे पास में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। अभी थोड़ा फिजिक्स की भाषा को भुला दो तो भी हमको पता है कि बेसिकली सोर्स फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है। जैसे लाइट जल रही है तो लाइट एनर्जी हो गई, ठीक है। फिर मान लो कि मैं दौड़ पा रहा हूं तो मेरे अंदर मस्कुलर एनर्जी हो गई, ऐसी ऐसी बिल्कुल मस्कुलर एनर्जी हो गई, इतनी भी नहीं है पर ठीक है मस्कुलर एनर्जी है। फिर सुबह सुबह सूरज देवता आते हैं तो वो कौन सी सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है। फिर हवा चलती है जिससे विंड मिल घूमते हैं तो वो विंड एनर्जी हो गई, ठीक है। फिर पानी के कारण जो डैम के अंदर होती है तो वो टाइडल, मतलब डैम के कारण जो आती है उसको हम टाइडल एनर्जी बोल दो, मतलब जो टाइड्स के कारण होती है वो हमारे टाइडल एनर्जी होगी। फिर हाइड्रो एनर्जी, मतलब जो जिससे हमको हाइड्रोइलेक्ट्रिक मतलब जहां से हम वो इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव करते हो, चलो अलग कंसेप्ट है हमारा, दिमाग में लगाना। रिवीजन के हिसाब से हमको क्या क्या जरूरी है, देखो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बना रखा है। तुमको जनरली अगर मान लो कि एनर्जी की डेफिनेशन पूछी जाए तो एनर्जी की डेफिनेशन ही बोल दो, और तुमसे पूछ लिया जाए कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो कई बार है ना हमारे दिमाग में आता नहीं है, दो तीन ही आते हैं। तो मैंने वर्ड बना दिया स्क्रीम। कैसे याद रखोगे भैया, तुमने किससे पढ़ा वर्क एनर्जी पावर, प्रणय भैया से। प्रणय भैया क्या करते हैं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, मतलब स्क्रीम करते हैं। तो स्क्रीम में तुम्हारे पास में 6 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी छुपे हुए हैं। एस फॉर सोलर एनर्जी, C फॉर केमिकल एनर्जी, R फॉर रेडियो एक्टिव एनर्जी, E फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, A फॉर एटॉमिक एनर्जी और M फॉर मैकेनिकल एनर्जी। इससे इतने ही नहीं है, और ज्यादा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी हैं, पर अगर तुमको एग्जांपल पूछा जाए तो तुम्हें स्क्रीन वर्ड याद रख के 4-5 एग्जांपल लिख दोगे तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा। 2 में क्या होता है ऐसा समझता है कि हाँ अच्छा बच्चा है, 3 में क्या होता है अरे क्या बच्चा है, 4 एग्जांपल लिख दो तो लगता है कि यार क्या बात है बहुत ही अच्छा बच्चा है, 5 लिख दो तो अरे ऐसा होता है कि अरे भाई इससे अच्छा तो कोई बच्चा ही नहीं है, इसको 100 में से 100 दे दो, ठीक है। मतलब 40 मार्क्स का होगा, बट एनीवेज ठीक है। अब देखते हैं भैया अलग अलग सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी यही चीज होगी कि भाई सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये थर्मल पावर प्लांट लगे रहते हैं हमारे पास में, तो यहां से हमको कहीं ना कहीं एनर्जी मिल सकती है, यहां से विंड से हमको कहीं ना कहीं एनर्जी मिल सकती है, फिर हमारे पास में थर्मल पावर प्लांट से हमको एनर्जी मिल सकती है, ठीक है। अब भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये लॉ तुम्हारे ज्यादा मतलब बड़े क्वेश्चन 3 4 5 नंबर के अंदर अंदर ये क्वेश्चन तुम्हारे पास में जनरली पूछा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो आज तक हमने जिस भी चीज का लॉ पढ़ा है हमने क्या बोला है कि मान लो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था तो हम क्या बोलते थे कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ किसी दिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रणय निकल गया तो क्या बोलोगे कि प्रणय कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो किसी भी चीज का तुमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन पूछा जाए तो तुमको बिल्कुल दिमाग में लगाना, तुमको इतना बोल देना है कि जिस भी चीज का हमको लॉ पूछा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन, उसका बोल दो कि वो चीज ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, मतलब ना उसको हम बना सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं। तो एनर्जी का भी सेम है। ये तुमने बचपन में भी पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर का मतलब क्या है, देखो बेसिकली अब तुम बोलोगे कि भैया यार ऐसी कैसी बात कर रहे हो यार, कुछ भी बोल रहे हो क्या, ये लाइट जल रही तो यहाँ पे एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही क्या। मैं बोलूंगा एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है, बस चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। कैसे, देखो लाइट के लिए हम क्या करते हैं, सोलर पैनल लगा लेते हैं घरों के ऊपर, तो घर के ऊपर जो मैंने सोलर पैनल लगाया तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो सोलर एनर्जी ले रहा है सन से, उसको कन्वर्ट कर रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है। ये कोई मेरी घर की खेती थोड़ी है, मैं अपने घर पे थोड़ी ना बना रहा हूं लाइट, कि मैं बैठ गया थोड़ी देर लाइट बनाने के लिए और ऐसे थोड़ा बहुत आबर कड़ाबर करके लाइट बना रहा हूं, वैसा तो कुछ होता नहीं है। तो एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, हम उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो अब तुम बोलोगे यार भैया अगर ऐसी बात थी तो फिर आज से 200-500 साल पहले लाइट क्यों नहीं जलाते तो लोग, जब आप ऐसा बोल रहे हो कि एनर्जी क्रिएट नहीं करता, आज भी उतनी एनर्जी तब भी उतनी एनर्जी थी, तो फिर ये लाइट क्यों नहीं बनाई फिर तब, ठीक है, तब माइक क्यों नहीं बनाए, तब स्पीकर क्यों नहीं बनाए। तो मेरे भाई तब इसलिए नहीं बनाए, उसका एक रीजन है कि एनर्जी, तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब आज से 1000 साल पहले इस यूनिवर्स के ऊपर जितनी एनर्जी थी, मान लो ऐसे मैं एक रैंडम एग्जांपल देता हूं, 1 लाख एनर्जी थी मान लो, कोई यूनिट नहीं दे रहा हूं, कोई दिमाग मत लगाने के अरे 1 लाख थोड़ी होती है, मैं तो बस तुम लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो आज से 1000 या फिर 10,000 साल पहले इस यूनिवर्स के अंदर टोटल एनर्जी 1 लाख थी, तो आज भी 1 लाख ही है। तो एनर्जी इस यूनिवर्स के ऊपर इतिहास में शुरुआत से ना कभी बढ़ी है ना कभी कम हुई है, एनर्जी उतनी ही है, ठीक है। तो आज से 1000 साल पहले भी उतनी एनर्जी थी। अब तुम बोलोगे कि भैया 1000 साल पहले अगर उतनी एनर्जी थी तो फिर बल्ब क्यों नहीं बने, तो मेरे भाई बल्ब इसलिए नहीं बने क्योंकि लोगों के पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उनको एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते आता हो। आज उनके पास में टेक्नोलॉजी है,
आज भी हमारे पास कोई नई एनर्जी नहीं है, पर पहले हम मैक्सिमम एनर्जी वेस्ट होती थी, मतलब ज्यादा एनर्जी का हम यूज नहीं कर पाते थे। आज हम यूज कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी है, वो फिजिबिलिटी है कि हाँ भाई मैं सोलर एनर्जी को भी कन्वर्ट कर सकता हूं। क्योंकि भाई सूरज तो हमेशा से आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हम अभी आए 100 साल पहले से सूरज आना चालू हुआ, उसके पहले सिर्फ चंदा मामा आते थे। सूरज इतना बोल रहा हूं कहां से चल रही है, पर ये मैं एडिट नहीं करूंगा, इसको मैं बिल्कुल रॉ रखूंगा, ठीक है। चलो, तो 100 साल पहले भी सूरज आता था, 1000 साल पहले भी सूरज आता था, तो सूरज तो आ रहा है, सोलर एनर्जी तो हमेशा से और उतनी है जितनी पहले थी। ऐसा तो नहीं कि हमको देख के सूरज इंप्रेस हो गया और ज्यादा एनर्जी देने लग गया, है ना। तो सोलर एनर्जी तो हमेशा से वैसी है, पर हमको कन्वर्ट करते अभी आया, ठीक है। हो सकता है कि आज से 50 साल बाद और कन्वर्जन आ जाए, तो 100 200 500 साल बाद भी एनर्जी उतनी ही रहेगी जितनी आज है, पर चूंकि हमको एनर्जी कन्वर्ट करना आ गई है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। चलो, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अब जैसे कुछ फॉर्म्स ऑफ कुछ एनर्जी कन्वर्जन देख लेते हैं हम क्विकली। तो जैसे कि हम खाना खाते हैं, तो बेसिकली खाना क्या होता है, एक तरीके से केमिकल एनर्जी होती है उसके अंदर, ठीक है। तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर मैकेनिकल एनर्जी बनती है। अब तुम बोलोगे भैया किसी दिन मेरे अंदर बहुत ताकत रहती है, किसी दिन ताकत नहीं रहती है, तो क्या मेरी एनर्जी लूज हो गई या फिर मेरी एनर्जी क्रिएट हो गई, मेरी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने जो खाना खाया वो प्रॉपर नहीं खाया होगा, ठीक है। तो जिस दिन हम खाना नहीं खाते उस दिन हमको एनर्जी कम लगती है। क्यों? क्योंकि हमने जो बॉडी के अंदर केमिकल एनर्जी डाली थी वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाई हमारी मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि हमने एनर्जी ली ही नहीं, कंज्यूम ही नहीं की, ठीक है। वो फल पड़ा होता हमने खाया नहीं, पापा डांटते रह गए कि फल खा लो फल खा लो, खराब हो गए फल, पर तुमने खाया नहीं, ठीक है। वैसे डांट मुझे रोज पड़ती है, तो अगर पापा ये वीडियो देख रहे होंगे तो हंस रहे होंगे अभी। चलो, केमिकल एनर्जी, तो अगेन देखो, केमिकल एनर्जी हम बैटरी के अंदर सेल डालते हैं, तो सेल क्या होता है? सेल भी बेसिकली केमिकल ही होता है, तो वो हमको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जो तार चल रहे हैं, अब तार दिख तो रहे नहीं है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पर जो पूरी वायरिंग लगी हुई है घर के अंदर, तो वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। अब क्या मैं तार को ऐसे खुला छोड़ दूं तो लाइट बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो मुझे एक ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जो कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, तो वो बल्ब हो गया या एलईडीज हो गई। तो ये क्या करती है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, बहुत सिंपल। फिर देखो, कार के अंदर पेट्रोल डालता है तो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, तो इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर क्या होता है? हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली उसका कन्वर्जन ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मतलब कि वो जो बैटरी होती है, बैटरी क्या होती है? केमिकल ही होती है, तो केमिकली उसको चार्ज करती है और फिर वो केमिकल एनर्जी फिर आगे चल के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो फिर लाइट एनर्जी देखो, जैसे लाइट एनर्जी, तो सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। मतलब सोलर फोटोसिंथेसिस होता है, फल खाना, मतलब वो पौधे खाना खाते हैं सूरज के थ्रू, धूप लेते हैं जादू जैसे, और फिर अपने अंदर केमिकल्स बनाते हैं, केमिकल एनर्जी तो वहां से मिलती है। अब फिर यही फल हमको केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर मैकेनिकल एनर्जी कर करके हम मेहनत कर करके सेल बनाते हैं, फिर वो सेल से लाइट बनाते हैं, फिर वो लाइट यूज करके हम मैकेनिकल एनर्जी, मतलब यही कन्वर्जन चलता रहता है गोल गोल गोल। फिर देखो, कई बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अभी हीटर वगैरह चले होंगे ठंड में सबके घरों में, तो वो क्या हो रहा था? हम खटका लगा, मतलब सॉरी स्विच लगा, ज्यादा हिंदी हो गई, खटका लगाते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, मतलब वो प्लग लगाते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, और फिर हमको एकदम से गरम गरम हवा मिलने लग जाती है। तो वो क्या होता है? बेसिकली हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बहुत ही बढ़िया। तो अब देखो, बेसिकली हमको इस चैप्टर के अंदर जो देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो मैंने तुमको यहां पर बताया स्क्रीन वर्ड के अंदर, तो इसके अंदर जो एम फॉर मैकेनिकल एनर्जी था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? बेसिकली मैकेनिकल, देखो इलेक्ट्रिक, इसको ऐसे समझो मैकेनिक्स हम देख सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। हम कोई मैकेनिक को काम करते हुए देख सकते हैं, है ना, बहुत सिंपल। अब ये समझ में अब मैं समझाते आ रहा हूं तुमको स्टेप बाय स्टेप। देखो, क्या तुम इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हो? मतलब क्या एक तार लगी हुई, तो तुम तार को देख के बोल सकते हो कि भैया इसके अंदर लाइट जा रही है कि नहीं जा रही है, या इसके अंदर करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं देख सकते। लाइट एनर्जी को क्या हम देख सकते हैं? देखो, मैं लाइट सोर्स को देख सकता हूं, पर लाइट की रेज को नहीं देख सकता ना। मतलब तुम क्या वो किरणों को देख पा रहे हो मेरी तरफ आते हुए? ऐसा तो है नहीं, सिर्फ लाइट वहां दिख रही है और मेरे चेहरे के ऊपर दिख रही है, तो लाइट को भी हम एक तरीके से नहीं देख पा रहे। फिर क्या हम लेट से सोलर एनर्जी को भी, मतलब पता है क्या सूरज है, पर ऐसा हमको देख नहीं पा रहे ना कि अरे ये देखो एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है, ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। तो बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम, वैसे तो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, पर ये मैकेनिकल एनर्जी को हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं अपनी आंखों से, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और इट्स मोशन, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट की मान लो मैंने पोजीशन यहां से यहां कर दी, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई होगी, ठीक है। तो वो कितनी एनर्जी आई? वो मैकेनिकल एनर्जी होगी, ठीक है। फिर मान लो कि कोई कार चल रही है, तो कार के अंदर क्या है? मोशन है, तो वो भी क्या होगी? मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? कुछ कुछ देखो, ज्यादा डिटेल में हम डेफिनेटली नहीं जा सकते क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर मैं 1 घंटा लगा सकता हूं, पर हमको 1 घंटा नहीं लगाना। एज अ पार्ट ऑफ योर रिविजन या फिर एज अ पार्ट ऑफ द लेक्चर्स विच यू आर वॉचिंग बिफोर एग्जाम्स, यहां पर तुमको क्विकली चीजें समझ में आनी जरूरी है, ठीक है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी अगेन 2 टाइप्स की होती है। कौन सी? एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है,
एक होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये कैसे याद रखोगे, देखो जो एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन जो होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और ड्यू टू इट्स मोशन वाली जो होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। याद करने का फंडा क्या है, पो, ठीक है, पोजीशन का पी, पोटेंशियल का पी, तो पोजीशन वाली पोटेंशियल होगी, और जो दूसरी मोशन के मतलब ड्यू टू इट्स मोशन वाली होती है वो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन। देखो ये चीज मैं तुमको समझाता हूं। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का जो तुम्हारे पास में फॉर्मूला है वो होता है E इज इक्वल्स टू हाफ mv²। मतलब कि मान लो कि कोई कार चल रही है और तुमसे पूछा जाए कि इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो तुमको कुछ नहीं करना, तुमको उस हाफ mv² फॉर्मूला लगा देना, हाफ 1/2 m फॉर मास, मतलब कि उस कार का मास कितना है इनटू उसकी वेलोसिटी कितनी है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ mv², ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब ये जो स्टेटमेंट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास में एक फुटबॉल आ रही है, चलते चलते मान लो कि इधर एक फुटबॉल आ रही है, और जिस डायरेक्शन में जा रही थी मैंने उसी डायरेक्शन में उसको किक मार दिया, तो ऑब्वियसली बात है कि वो बॉल तो उसी डायरेक्शन में गई पर उसकी स्पीड बढ़ गई। तो भैया बेसिकली अब सिर्फ इस सिनेरियो को समझना, आप सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ ये ध्यान दो कि एक फुटबॉल आ रही थी मेरी तरफ, मान लो कि ये फुटबॉल है ना, वैसे फुटबॉल तो नहीं, लाइट है, पर आ रही थी, मैंने इसको और मान लो इधर आ रही थी, मैंने इसको और किक मारा तो इधर ही चले गई, पर इधर गई पर ज्यादा स्पीड से गई, ठीक है। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होगा, मैंने तुमको क्या बोला था शुरू में कि एनर्जी और वर्क दोनों इक्विवेलेंट है, तो कहीं अलग से हमको फंडा नहीं मिलता, एनर्जी और वर्क है ना आसपास बराबर ही है। तो अब इस केस में हम बोले अगर कि भैया इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो मैंने कितना वर्क डन किया इसके ऊपर वो वेलोसिटी एक्वायर करने के लिए विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मतलब कि मैंने देखो ये बॉल इधर जा रही है, अब मैंने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा, मतलब मैंने कुछ ना कुछ फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी है, मतलब मैंने कुछ ना कुछ वर्क डन किया उसके ऊपर, तो मैंने उसके ऊपर कितना वर्क डन किया वो बराबर होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी के, मतलब इसके अंदर चेंज इन काइनेटिक, मतलब मेरे कारण इसके अंदर कितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया उसके, ठीक है। मान लो लेट्स से कि हमारी जो बॉडी है, लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, मान लो कि ये बॉल एट रेस्ट है, ठीक है। अब मैंने इसको एकदम से अब देखो जब ये रेस्ट पे है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब मान लो मैंने इसको किक मारी, तो ऑब्वियसली बात है मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया और कुछ ना कुछ इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, मतलब कि मैंने कुछ ना कुछ इसके ऊपर वर्क डन किया, ठीक है। अब मान लो कि मेरे किक मारने पे इसकी वेलोसिटी हो गई v, है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, तो अब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv², है ना। मतलब यहां से देखो ये तो चलो हमने फॉर्मूला लगाया था तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पर मेरे फोर्स लगाने मतलब मेरे वर्क डन करने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², ठीक है। तो ये जो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी हुई ये किसके बराबर होगी, दिस विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन, ठीक है। मतलब एनर्जी कुछ और है ही नहीं, वर्क डन ही है, तो मैंने कितना वर्क डन किया इस बॉल के ऊपर ताकि इसके पास में इतनी वेलोसिटी आ जाए, वही बराबर होगी इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी की। तो यही स्टेटमेंट लिखी हुई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, मतलब कि किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी किस चीज के बराबर है कि हमने उसके ऊपर कितना काम किया ताकि वो उस वेलोसिटी तक पहुंच पाए, ठीक है, उस वेलोसिटी तक पहुंच पाए। तो ये चीज होगी, समझ में आ गई। अब इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन कैसे करोगे भाई, वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो ये तुम पॉज करके रीड करके याद कर लो, इसमें हम ज्यादा समझने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हमको पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट का जो एक हमारे पास में वो होता है, क्या कहते हैं उसको, फॉर्मूला होता है काइनेटिक इक्वेशन से, वो होता है v² - u² इज इक्वल्स टू 2s। तो s यहां से हमको मिल जाएगा v² - u² अपॉन 2 है ना, ये s की वैल्यू निकाल लो। और ये अब हमको पता है कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अब यहां से फोर्स की वैल्यू यानी कि यहां से ma और यहां से s ये डालो दोनों, तो ये क्या हो जाएगा ma इंटू s। अब s इसके बराबर है, ठीक है, तो ये ma इंटू v² - u² अपॉन 2 है, तो ये a से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, हाफ m इंटू v² - u²। तो यही एक्चुअली देखो यही होगा काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है तुमको, हाफ mv² - u², ठीक है। अब लेट्स से कि किसी एक पर्टिकुलर u इज इक्वल टू 0, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है किसी इंस्टेंट पे, तो वो क्या हो जाएगा, u विल बी 0, तो ये बचा हमारे पास में हाफ mv²। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, ये हमारे पास में वर्क एनर्जी थ्योरम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज भी तुमको अभी ही समझा देता हूं, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग पोटेंशियल एनर्जी मैं तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम समझा देता हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट। मतलब बेसिकली वर्क डन कुछ नहीं है, मान लो कि मैंने किसी बॉल के ऊपर मान लो किसी बॉल को मैंने किक मारी, तो अब अगर मुझे निकालना है कि मैंने कितना काम किया, तो मेरे पैर में कोई मीटर तो लगा हुआ नहीं है कि मैं किक मारूं और मेरे पैर में एकदम से मीटर दिख जाए जूते के अंदर, कह रहा है तूने वर्क डन इतना किया है, वो तो है नहीं। तो अगर मुझे मेरा वर्क डन निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे काम करने के कारण उस बॉल में काइनेटिक एनर्जी में कितना बदलाव आया। मतलब कि पहले मान लो उसकी काइनेटिक एनर्जी लेट्स से कि 5 थी,
अब उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब लेट से पहले उसकी मतलब मेरे किक मारने के पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी 5 जूल थी, है ना, उस बॉल की। वो बॉल क्या है, अब मान लो कैसे बॉल घूम रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि यार बॉल के पास में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, मतलब कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन से एसोसिएटेड होती है। तो ये बॉल मोशन में, तो अगर ये मोशन में है तो इसके पास में ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो लेट से इसके पास में 5 जूल एनर्जी थी, इसके पास में 5 जूल एनर्जी थी। अब मैंने इसके ऊपर किक मार दी। अब मेरे किक मारने के कारण मान लो इसमें आ गई 13 जूल एनर्जी, मान लो इसके अंदर आ गई 13 जूल एनर्जी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मैंने किक मारी, तो किक मारी इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी इसकी, है ना, मतलब मैंने सेम डायरेक्शन किक मारी, तो ऑब्वियसली बात है कि पहले जितनी वेलोसिटी थी उससे ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी। तो भाई अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी ना। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। मतलब कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हुई, वेलोसिटी कम हुई, वेलोसिटी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, और वेलोसिटी बढ़ी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो मान लो मैंने इसके अंदर किक मारी, तो ऑब्वियसली बात है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ी, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो मान लो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी मेरे किक मारने के बाद हो गई 13 जूल, रैंडमली बता रहा हूं तुमको। तो अब मैंने इसके ऊपर वर्क डन कितना किया, वो हो जाएगा 13 - 5 यानी कि 8 जूल्स, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है कि मेरे कारण, भाई वर्क डन बाय प्रणय, मतलब मैंने कितना काम किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता इसको पहले किसने किक मारी हो, मुझे बस ये देखना है कि मैंने कितना काम किया। तो मैंने कितना काम किया हमको कैसे पता चलेगा कि पहले इसके पास जो एनर्जी थी और बाद में जो, मतलब मैंने इसके अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर की। तो ऑब्वियसली बात है कि मान लो कि किसी बॉटल के अंदर लेट से कि 200 ml पानी है, फिर मेरे पानी डालने के बाद इसमें लेट से कि टोटल 700 ml पानी हो गया। तो मैंने इसके अंदर कितना पानी ट्रांसफर किया, 700 - 200 यानी कि 500। तो ये 500 मेरी देन है। तो वैसे ही इस बॉल में मेरी कितनी देन रही काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, मतलब मैंने कितनी इसको काइनेटिक एनर्जी दी, वो बराबर हो जाएगा वर्क डन के, ठीक है। तो मेरा योगदान कितना था इसमें, वो वर्क डन के बराबर हो गया, ठीक है। तो मान लो इसकी पहले एनर्जी 5 जूल थी, फिर मैंने इसको कुछ ना कुछ किक मारी, मैंने इसके ऊपर कुछ वर्क डन किया और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो 13 जूल हो गई। तो मैंने इसके ऊपर कितना वर्क डन किया, जितना मैंने योगदान दिया, यानी कि बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी वो, यानी कि 13 - 5। तो मैंने इसके अंदर 8 जूल का योगदान किया, ठीक है। तो 5 जूल इसके उसमें ऑलरेडी एनर्जी थी, मैंने इसके अंदर 8 जूल एनर्जी और ट्रांसफर कर दी, तो अब जाके 13 जूल बन गई, ठीक है। इतना क्लियर है। अब तुम यार देखो डेफिनेट सी बात है, जब तुम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तुमको चीजें समझ में नहीं आएंगी, बट जितना तुम्हारे लिए एक रिविजन तौर से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूँ। बट वी आर ट्राइंग कि हम इसको 40 to 50 मिनट्स में चैप्टर कंप्लीट कर दें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। बट अगर तुमको डिटेल में देखना तो तुम विक्ट्री बैच वगैरह में देख सकते हो। पर अभी के लिए हम ज्यादा डिटेल में मतलब मैं ऑलरेडी डिटेल में बता रहा हूँ, मैंने सोचा था कि इतना भी नहीं बताऊंगा, बट इतने से तुमको समझ में अच्छा आ जाएगा, क्योंकि ये चीजें तो तुम रीड भी कर सकते हो एनसीईआरटी के अंदर। पर ये बॉल को किक मारना, बॉल के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होना, मेरा योगदान, तेरा योगदान, फोर्स मेरा, डिस्प्लेसमेंट तेरा, ये सारी जो फंडे वाली बातें होती है ना, ये तुमको वीडियो से देखने को मिलती है, और यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आ गया। द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट वर्क डन बाय द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब तुमको समझ में आ जाएगा कि नेट वर्क डन मतलब मैंने कितना काम किया किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब व्हाट इज द नेट वर्क दैट आई डिड ऑन एन ऑब्जेक्ट, that will be equal to the change in the kinetic energy of the object। मतलब पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और मेरे फोर्स लगाने के बाद उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसमें चेंज कितना हुआ, तो चेंज मेरे कारण ही होगा भाई। वो 5 जूल से 13 जूल मेरे कारण गया, तो मैंने इसके अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, 8 जूल की, तब जाके 13 जूल बन पाया, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वर्क और एनर्जी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। तो यहीं से हमको पता चलता है कि वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, क्योंकि वर्क एक्चुअली क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, नाम इसका ये वर्क एनर्जी मतलब वर्क और एनर्जी कैसे रिलेटेड है। तो वर्क डन क्या होता है, जितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो वर्क डन मतलब कि मैंने कितना वर्क डन किया, इट विल बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। मतलब कि ऑब्वियस बात है, मतलब फाइनली इस बॉटल में कितना पानी आया माइनस इनिशियल इस बॉटल में कितना पानी आया विल बी इक्वल्स टू कि मैंने इसमें कितना पानी डाला। इतना तो समझ में आता है, बहुत बेसिक सी चीज है। नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, तुमको समझ में पक्का आ जाएगा। बहुत ही फुद्दू सी बात बताई मैंने, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लेट्स से हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। मान लो कि फाइनल वेलोसिटी मतलब मेरे किक मारने के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो गई, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, मतलब कि मेरे किक मारने के पहले उसकी वेलोसिटी u थी। तो मान लो, अरे बॉल कहां जा रही है, मान लो इसकी वेलोसिटी u थी, मैंने किक मारी और v हो गई, तो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरे किक मारने के बाद माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब मेरे किक मारने के पहले हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू हाफ एम
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये होता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसी प्रकार से वर्क और एनर्जी आपस में इंटर रिलेटेड है, और यही फॉर्मूला तुमने यहां पे भी देखा। कहां पे देखा? यहां पे देखा। ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला यही है, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला यही है, ठीक है, और कुछ नहीं। ये रॉकेट साइंस कुछ नहीं, यही फॉर्मूला है। पर वो तो हमने अपनी सहूलियत के लिए एक अच्छा फॉर्मूला बनाने के लिए यू को जीरो घोषित कर दिया कि मान लो शुरू में काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है तो फिर क्या होगा, ठीक है। चलो बहुत बड़े। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही सिंपल सी चीज है। द एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हमको शेप वाला तो फंडा अभी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस नहीं करना है, पर ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन मतलब कि मान लो कि अभी मोशन में नहीं, अभी रेस्ट में ही है, पर मान लो कि मैंने इसकी पोजीशन यहां से चेंज करके यहां कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहां से आया तो अपने आप तो आया नहीं, कुछ ना कुछ एनर्जी तो आई होगी इसके अंदर, तभी ऊपर आ पाए। भाई जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जा रहा है वैसे वैसे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है ना, है ना। मतलब मैं ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही जा रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटी इसको और खींचने की कोशिश करेगी अपनी तरफ, पर ये ऊपर जाते जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी तो है इसके पास में जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट पॉसेस्ड बाय एन बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो ऐसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जनरली तुम्हारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुमको बता देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। mgh वैसे mdh होता है पर कोई बात नहीं। तो mgh क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? ये हमारी हाइट से रिलेटेड होता है। तो h मतलब कि उस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, तो यहां पर हम पोजीशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ हाइट से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। कंसिडर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, द फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज इट टू हाइट h इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि हमने कितना फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट को हाइट h तक रेज करने में, दैट विल बी इक्वल टू mg, है ना, मतलब कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्वियस बात है कि अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर रेज करना है तो मुझे उसके वजन के बराबर फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या होगा कि लेट से कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पर था ग्राउंड पे, है ना, और ग्राउंड से मैंने उसको h हाइट तक रेज कर दिया, तो इसके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कैसे निकालेंगे हम? वो हम वर्क डन से, सब वर्क डन से निकालो, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी एक ही चीज है, हमने भी देखा, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा? W क्या होता है हमको पता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा? ma। तो ma यहां पर क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा, है ना। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वो क्या होता है? जब हम बॉडी को ऐसे लीनियर तरीके से दौड़ाते हैं, पर अभी जब हम उसको ऊपर उठा रहे हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी। तो इस केस में a क्या हो जाएगा? g के बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब जितना एक्सेलरेशन धरती माता हमारे ऊपर लगा रही है, तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मतलब पहले ऑब्जेक्ट यहां था, अब यहां हो गया, तो इसकी जो ग्राउंड से हाइट हो गई h, ठीक है, इंटू h, तो mg इंटू h। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया इस केस में? mgh। तो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, विच इज इक्वल टू mgh। अब इसमें एक चीज है कि इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ, मतलब कि मैं ऑब्जेक्ट को यहां से यहां रेज कर दूं या फिर ऐसे घुमा घुमा के रेज कर दूं, जो फाइनल हाइट है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। देखो ना, तुम खुद ही देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ हाइट से फर्क है और ऑब्जेक्ट के मास से फर्क है। भाई जी तो कांस्टेंट, मतलब अर्थ के ऊपर तो जी उतना ही रहेगा जितना है, तो इसको मास और हाइट के लिए किसी से फर्क नहीं पड़ता। अब तुम इसी ऑब्जेक्ट को यहां इस हाइट तक या तो सीधे रेज कर दो या फिर इसे गोल गोल घुमा के रेज कर दो या फिर किसी रॉकेट से निकाल के यहां पे रेज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस हाइट से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब देखो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो प्रूफ है ये मैं तुम लोगों को डेफिनेटली बता दूं, अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा तुमको, पर तुम मेरा कोई पुराना लेक्चर देख के इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। पर अभी मैं तुमको इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं तुमको ऑनेस्टली बताऊंगा कि यार ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली तुम्हारे 4 से 5 मार्क्स में आ सकता है, पर 4 से 5 मार्क्स में आने वाला ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, एक टॉपिक अपने आप में थोड़ा लंबा है, तो हुआ तो मैं इसको अलग से समझा दूंगा एक अलग ही वीडियो में, जिसमें तुमको 10 मिनट तक सिर्फ ये चीज बताऊंगा। बट अगर मैं तुम लोगों को अभी बताऊं तो मैं तुम लोगों को बताता हूं बेसिकली इसका फंडा क्या है। हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि लॉ ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी एट एवरी इंस्टेंट इज कांस्टेंट, मतलब कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है। तो हम क्या करते हैं? हम एक बहुत सिंपल सा फंडा लेते हैं। हम एक बिल्डिंग के ऊपर से लेट से कि एक किसी भी हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो लेट से उस बिल्डिंग की हाइट है h, यानी कि ये जो बॉल है इसकी हाइट कितनी हो गई? h, मतलब ग्राउंड से इसकी हाइट है h, ठीक है। अब मान लो कि ये a पॉइंट पे थी और मान लो कि बी पॉइंट ग्राउंड पे आ गई, ठीक है। तो मुझे बस ये प्रूव करना है कि ये बॉल स्टार्टिंग से, मतलब जब मैंने इसको छोड़ा तब से लेके एंड पॉइंट तक, मतलब जहां पर ये जमीन से टकरा रही है उस पॉइंट तक इसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब हर एक इंस्टेंट पे इसकी एनर्जी में बदलाव नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं? मैं इस केस में रैंडम सा कोई पॉइंट ले लेता हूं। देखो एट ए और एट बी तो मैं इजीली चेक कर सकता हूं, है ना। ए पे क्या हो जाएगा? देखो ऑब्वियस बात, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाइट के कारण होती है, मतलब कि अगर हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, मतलब ग्राउंड पे रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। ये चीज समझ में आती है ना, इतनी समझ में आती है, क्योंकि mgh जो है तो उस केस में h तो जीरो हो जाएगा। दूसरी चीज, कोई भी स्टेबल मतलब जो कि रेस्ट पे ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, जिसका वेलोसिटी नहीं है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, ठीक है। पर जो हमारे पास में फाइनल जो देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ ये एनर्जी तो है ना ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल एनर्जीज एक्ट कर रही होती है। तो बेसिकली भाई टोटल एनर्जी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि इन दोनों का सम, ठीक है।
तो अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी पक्की होगी इस बॉल के पास में, और अगर लेट्स से किसी केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस केस में मैं एक रैंडम पॉइंट x ले लेता हूं। x मतलब कि मान लो कि इसकी मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक की जो लेंथ है वो x मान ली, ठीक है। तो इसकी जो बची हुई हाइट है कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स। अब मैंने x ही क्यों लिया, मैंने कोई मिडिल पॉइंट ऐसा क्यों नहीं लिया, मैंने x इसलिए लिया ताकि ये कोई भी रैंडम पॉइंट, मतलब यहां पे लो, 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 कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने कोई रैंडम वैल्यू ले ली x। तो x के अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो काम जो है वो हमारा सही ही होगा, मतलब वैसा ही होगा। तो लेट्स से x के अंदर तुमने मान लो कि x के अंदर यहां की वैल्यू डाली, तो भी तुम्हारा आंसर, तो भी तुम्हारा स्टेबल होना चाहिए, मतलब तो भी तुम्हारा जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो बराबर प्रूव होना चाहिए, मतलब एनर्जी वहां पर सेम रहनी चाहिए, यहां पर भी 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 सेम रहनी चाहिए। तो इसके लिए हमने एक रैंडम पॉइंट मान लिया x। अब x कहीं भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो अब हमको क्या करना है, बेसिकली अब मैं तुमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं तुमको फंडा बताता हूं, अगर तुम इतना याद कर पाते हो तो वेल एंड गुड, तुमको कोई समस्या नहीं है कि 5 मार्क्स ऐसे कैसे तुमको मिल सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बेसिकली हमको a पे लेट्स से इस पॉइंट को मैं c बोल दूं और इस पॉइंट को b बोल दिया, तो मुझे a b और c पे टोटल एनर्जी देखनी की कितनी है। अगर वो तीनों बराबर आ गई मतलब कि हमने प्रूव कर दिया, तो हमको बेसिकली प्रूव करना है टोटल एनर्जी एट a इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट c। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले तो निकालो टोटल एनर्जी एट ए कितनी है, फिर बी पे निकालो, फिर सी पे निकालो, और फिर चेक करो कि बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो लेट्स से कि टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू, अब देखो टोटल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, है ना। अब देखो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे तो ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ रखा है, मान लो कि इस बॉल को मैंने पकड़ रखा है, अभी मैंने इसको छोड़ा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है ना, हाफ mv² जीरो हो जाएगा। तो भाई काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू जीरो, के का मतलब कि अभी मैं सिर्फ ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितनी हो जाएगी भाई, ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी तो होगी कुछ ना कुछ, क्यों, क्योंकि भले ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में है पर इसके पास में हाइट तो है, और इसकी हाइट कितनी, मतलब ए की हाइट कितनी अभी हमने देखा h के बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितनी हो जाएगी, mg इनटू हाइट यानी कि mgh। तो टोटल एनर्जी एट ए कितनी हो गई, 0 प्लस mgh यानी कि mgh, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमको भाई टोटल एनर्जी एट बी देखना है, तो अब हम टोटल एनर्जी एट बी देखते हैं। तो टोटल एनर्जी एट बी क्या हो जाएगी, अगेन काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब इस केस में अगर तुम ध्यान से देखो तो चूंकि ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल जमीन पे गिर चुका है, जमीन पे गिर चुका है, ठीक है, तो इसके पास में कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, क्योंकि इसकी हाइट जमीन से कितनी होगी, जीरो होगी, है ना। तो सिंस इसकी हाइट जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो, व्हाई, बिकॉज हाइट इज जीरो। पर भाई इस इंस्टेंट पे चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिर रहा था ऐसे स्पीड से, तो इसका मतलब भैया जब वो नीचे टकराएगा जमीन पे तब उसकी वेलोसिटी बहुत ही मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी, कि देखो कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन लगता जा रहा है नीचे नीचे नीचे, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही और एकदम ग्राउंड पे तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो मतलब इसके पास में काइनेटिक, जब ये ग्राउंड पे टकराएगा तब इसके पास में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी उस इंस्टेंट पे, टकराने से जस्ट पहले, मतलब जैसे ही टकराएगा वैसे ही कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी उसके पास में होगी, क्योंकि वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी लेट्स से इसके पास में हो गई हाफ mv²। अब भैया हाफ mv² हमको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब v को थोड़ा ना तोड़ के बताओ, क्योंकि v को हम हमेशा तोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो हमको पता है भैया v² क्या होता है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है, ठीक है। अब इस पूरी जर्नी में ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक आए यहां तक, इस पूरी जर्नी में अगर तुम ध्यान से देखो तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी ना, मतलब क्या मैंने इसको कोई वेलोसिटी लगा के छोड़ा, नहीं, मैंने तो इसको ऐसा छोड़ा। पूरी की पूरी जर्नी देखो ऊपर से लेकर नीचे तक आने की, अभी हम पूरी इस ए से लेकर बी तक की जर्नी की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस जर्नी में मैंने क्या इसको इनिशियल वेलोसिटी दी, नहीं दी, इसका मतलब इसके अंदर जो u था वो जीरो था, तो क्या हो गया ये v² माइनस 0 इज इक्वल टू 2as। अब देखो v² इज इक्वल टू अब 2as है, तो यहां पर ध्यान से देखो 2 तो चलो ऐसा कैसा आ गया। अब a जो है मतलब इस पूरी a से b वाली जर्नी में तुम बताओ, खुद बताओ कि भैया इस a से b वाली जर्नी में एक्सेलरेशन क्या होगा, खुद सोच के बताओ, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में, मैंने जीरो लिख दिया, वैसे जीरो नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा इस केस में भाई, g के बराबर यानी कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के बराबर, है ना। जो भाई एक्सेलरेशन क्या है, एक ही चीज एक्सेलरेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, जो कि ग्रेविटी, और ग्रेविटी कितना एक्सेलरेशन लगाती है, g के बराबर, तो ये कितना हो गया 2 इंटू जी। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मतलब ए से लेके बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये हाइट के बराबर, है ना। इस जर्नी में ए से लेके बी की जर्नी में अगर मैं स्टार्ट यहां से कर रहा हूं, अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भैया, टोटल एच के बराबर यानी कि हाइट के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 2g, की जगह आ जाएगा h, ठीक है। तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू हाफ m v² किसके बराबर भैया 2gh के, तो इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या हो गई mgh। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू mgh प्लस 0, तो टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू mgh। और भैया बहुत ही बढ़िया, आपने तो ए और बी दोनों पे ही mgh प्रूव कर दी। चलो ये तो चलो सिंपल है, मान लो कि यार टॉप और बॉटम पे ऐसा होता होगा, अब क्या हर रैंडम पॉइंट पे ऐसा होगा, वो प्रूव कर बताओ। तो हम वो प्रूव कर लेते, तो हम x वाला पॉइंट लेते हैं, लेट्स कंसीडर एट x। तो एट c यानी कि टोटल एनर्जी एट c क्या होगी,
अगेन काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो लेट्स भाई आप काइनेटिक एनर्जी एट सी की बात करते हैं, तो सी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो देखो अभी मैं सिर्फ ए से लेके सी तक की जर्नी की बात करूं, तो ए से लेके सी तक की जर्नी में क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? लेट्स से कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस केस में भैया वेलोसिटी कितनी होगी वो देखो, तो वी स्क्वायर क्या होता है हमको पता है, अगेन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है। अब देखो अगेन इस ए से लेके सी तक की जर्नी में भी भाई इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है ना, स्टार्ट तो हम ऐसे ही कर रहे, तो उस केस पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही है, तो हमने इसलिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की जगह डायरेक्टली वी स्क्वायर लिख दिया, मतलब वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2as। अब देखते हैं भैया इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया ऑब्जेक्ट यहां से इतना नीचे है फिर पूरा जमीन पे आ जाए, एक्सेलरेशन तो एक ही लग रहा है जो कि ग्रेविटी के कारण लग रहा है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g हो गया। अब देखो s यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इस a से लेके c तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितनी बॉडी कितना ट्रेवल कर ली, तो a से लेके c तक भैया x डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, मतलब x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ली, तो क्या हो जाएगा ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी c कितनी हो गई? हाफ m v स्क्वायर क्या हो गया? 2gx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो kc क्या हो गया? mgx। क्लियर है इतना? mgx। अच्छा चलो इसको मैं वो नहीं करता हूं, ठीक है इतना हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी सी देखो, तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी सी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी सी मतलब देखो पोटेंशियल एनर्जी को किससे मतलब है? इससे इसको किसी से कुछ मतलब नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ हाइट से मतलब है। तो भाई सी की हाइट कितनी है जमीन से? सी की हाइट है h माइनस एक्स, है ना भाई, ये पूरी h थी, ये x है, तो ये c से लेके b तक की डिस्टेंस यानी कि bc किसके बराबर है? h माइनस एक्स के बराबर है, तो इसकी जो हाइट होगी जमीन से वो कितनी होगी? h माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा pc इज इक्वल टू mg इंटू h माइनस एक्स, तो ये किसके बराबर हो गया? mgh माइनस mgx के बराबर। ठीक है, अब भैया टोटल एनर्जी सी निकाल लेते कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी सी इज इक्वल टू कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी सी, तो काइनेटिक कितनी है? mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh माइनस mgx, तो भैया ये प्लस mgx से माइनस mgx का कैंसिल, तो tc इज इक्वल टू हो गया mgh। तो हमने ये प्रूव कर दिया भैया कि t एट a इज इक्वल टू t एट b इज इक्वल टू t एट c, यानी कि टोटल एनर्जी a b और c पे बराबर है, यानी कि टॉप पे भी बॉटम पे भी और किसी भी बीच के रैंडम पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम रहेगी, यानी कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उतनी ही प्रोपोर्शन से पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। तो हमेशा टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब जितनी टॉप पे कांस्टेंट टोटल एनर्जी थी उतनी ही जमीन पे भी टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, और उतनी ही बीच में भी होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी भले ही कम होती जा रही है पर उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे जितनी वो कम हुई उतनी ही ये बढ़ गई, तो टोटल जो ओवरऑल बैलेंस हो बराबर रहा। तो मान लो कि ये कम होती जा रही है पर ये बढ़ गई तो ओवरऑल बैलेंस बराबर हो गया। ठीक है, वैसा काम होता है। अब देखते भैया पावर क्या होता है, तो पावर इज जस्ट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो मान लो कि हमारे पास में 10 ईंट रखी हुई है, अब 10 ईंट को यहां से उठा के वहां यहां से उठा के यहां रखने का काम हमने दे दिया गट्टू और बिट्टू दोनों को। अब गट्टू ने वो काम 5 मिनट में कर दिया और बिट्टू ने उसके लिए आधा घंटा ले लिया, तो हम क्या बोलते हैं कि यार तुमने काम तो दोनों ने सेम कर दिया, मतलब वर्क तो तुमने सेम किया पर तुमने टाइम जो है वो गट्टू ने कम लिया और बिट्टू ने ज्यादा लिया। इसका मतलब गट्टू की पावर ज्यादा है, जो कम टाइम में हमको ज्यादा काम करके दे दे उसको क्या बोलेंगे कि उसकी पावर ज्यादा है, और जो ज्यादा टाइम में हमको उतना ही काम कर रहा तो उसकी पावर क्या होगी? कम। तो बेसिकली पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट किसी भी चीज का रेट क्या होता है? मतलब कि उस चीज को अपॉन टाइम से डिवाइड कर देता है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि वर्क अपॉन टाइम, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये चीज ध्यान रखो। तो पावर इज सबसे पहले इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो मतलब जितना कम टाइम लगाओगे उतनी ज्यादा तुम्हारी पावर होगी, और जितना ज्यादा टाइम लगाओगे उतनी कम तुम्हारी पावर होगी। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी देखो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। इसकी जो यूनिट होती है जूल्स अपॉन सेकंड। देखो वर्क की यूनिट जूल्स, टाइम की यूनिट सेकंड्स, तो जूल्स अपॉन सेकंड्स। तो बेसिकली पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट, ये चीज का ध्यान रखो। ठीक है, फिर 1 किलोवाट क्या होता है? 1000 वॉट्स के बराबर, और 1 किलोवाट 1000 वॉट से इसका मतलब कि 1000 जूल्स बाय सेकंड ही हो गया। भाई वॉट क्या होता है? बेसिकली वॉट इज इक्वल टू जूल बाय सेकंड ना, वॉट इज इक्वल टू जूल बाय सेकंड। ठीक है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वॉट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकंड हो गया। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल आता है, मतलब ये जो छोटा से 4-5 लाइन दे रखे ना, इससे तुम 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गए, आराम से फोड़ सकते हो। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो बेसिकली जब हम घर में जो बिजली आती है, ऐसी सारी चीजें होती है, उसमें हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम एक वॉट का हिसाब रख रहे हैं, उसमें हमने एक बड़ी यूनिट बना रखी है। तो बड़ी यूनिट क्या होती है? बड़ी यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है? बेसिकली इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर को तुम तोड़ के कैसे लिखोगे? 1 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर क्या हो गया? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब 1 किलोवाट क्या होता है? 1000 वॉट्स। 1 किलोवाट क्या होता है? 1000 वॉट्स। और 1 आवर क्या होता है? 3600 सेकंड्स। इतना तो पता है ना भाई। 1 किलोवाट देखो सिंपल समझो, 1 किलोवाट मतलब कि 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो 1 किलोवाट क्या होता है? 1000 वॉट्स। 1 आवर क्या होता है? 3600 सेकंड। इतना तो हमको पता है। ठीक है, तो ये 3600 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 लाख जूल्स। ठीक है, 36 लाख जूल। जूल कैसे आ गया? देखो जूल ऐसे आ गया कि वॉट हमको पता है क्या होता है? वॉट होता है जूल बाय सेकंड्स। तो देखो वॉट क्या होता है? जूल बाय सेकंड्स। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा?
जूल बाय सेकंड, मतलब कि 1000 जूल बाय सेकंड इनटू 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा, सिर्फ जूल बचा, तो ये हो गया 36 लाख जूल, यानी कि 36 लाख जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो गया, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर क्या होती है, दिस इज 1 यूनिट। तो जब भी तुमसे पूछा जाए कि 1 यूनिट बिजली तुम्हारे यहाँ बनी है, तो 1 यूनिट बिजली का मतलब ही होता है, बिजली नहीं होता, 1 यूनिट बिजली का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ये कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है, 1 यूनिट को याद रखो 1 किलोवाट आवर, तुमको 1 किलोवाट आवर याद हो गया और तुमको ये वैल्यू नहीं भी याद होती तो तुम बार बार निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो 1 किलोवाट क्या होगा 1000 वाट्स, 1 आवर क्या होगा 3600 सेकंड्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया 36 लाख जूल्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर, देखो अब 1 किलोवाट आवर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, तो बोल दो कि द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इज 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर है, इसका मतलब कि 1 किलोवाट एनर्जी यूज हुई कितनी देर में, 1 आवर में। तो द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट यानी कि पावर की बात कर रहे हैं ना, तो एनर्जी एट द रेट यानी कि पावर, तो बेसिकली पावर क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर द रेट ऑफ यूजिंग एनर्जी। बात तो है कि वर्क और एनर्जी ऑलमोस्ट सेम चीज है, ठीक है। तो ये हो गया एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। बहुत ही बढ़िया। तो वर्क एनर्जी पावर के बेसिक डिफरेंसेस क्या कहते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी इज इक्विवेलेंट, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। दो टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। पावर की यूनिट होती है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। इसकी यूनिट होती है जूल, इसकी यूनिट होती है जूल और इसकी यूनिट होती है वॉट, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो फटाफट 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, तो वो कब बोलते हैं, जब फोर्स एक्ट हो रहा है और जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है। और इसमें तुम चाहो तो एक और कंडीशन ऐड कर सकते हो कि जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 90 डिग्री। बट ये दो कंडीशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। तुम्हारे इंटेक्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन मैंने डाल दिए इसमें, ठीक है। फिर इंटेक्स एक्सरसाइज पेज 140, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो ये डेफिनेशन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तुमको बेसिकली बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये तुमको पता है कि 1 जूल वर्क कब होता है, जब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स लगा और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। बहुत ही बढ़िया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बैक एक्सरसाइज का। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास changes its velocity from this to this, calculate the work done by the force। तो यहां पर वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमने देखा था कि भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर देखो फ्रॉम 5 to 2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, मैं क्विकली करके बता रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी होती है 5 मीटर पर सेकंड हो गई, फाइनल कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। अब तुम यहां पर ध्यान से देखो कि भाई इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब कि हमने एनर्जी इसमें कहीं ना कहीं कम हुई, तो इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव है। जब भी वेलोसिटी कम हो रही है तो मतलब वर्क डन नेगेटिव है ना, मतलब हमने दूसरी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m, अब m क्या है यहां पर 20, तो हाफ इंटू 20 इंटू 5 का स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ इंटू 20 इंटू 2 का स्क्वायर। अब मैं इनको डायरेक्टली अभी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, अब मुझे क्या करना है, मुझे वर्क डन करना है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू 20 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 20 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 20, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 4 माइनस 25, ठीक है। 10 इंटू 4 माइनस 25 हो गया ना ये। तो अब यहां से तुम देख लो, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू माइनस 21, तो ये हो जाएगा माइनस 210 जूल्स, यानी कि वर्क डन इज नेगेटिव। बहुत ही बढ़िया। डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फील्ड, मतलब तुम एक बहुत बड़े पत्थर को मूव करना चाह रहे हो और तुम पूरा वर्क डन लगा रहे हो, पूरा फोर्स लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, तो उस केस में क्या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ। तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तुमसे उस मतलब देखो एनर्जी तो ऑब्वियसली वेस्ट नहीं होगी, पर एनर्जी इस केस में कहां स्पेंड हो रही है, एनर्जी विल गेट स्पेंड इन, मान लो कि हीट एनर्जी में जाएगी, मतलब बहुत देर तक उस पर फोर्स लगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट एनर्जी में जाएगी, मतलब कि एनर्जी वेस्ट तो नहीं हो रही है, ये तुम्हारे पास में है, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट, ये मैंने तुमको बता दिया ऑलरेडी, इसका आंसर होगा 0। जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई कैसे करोगे कि भैया सैटेलाइट जो है वो टेंजेंशियली चल रही है और उसके और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो अगर एंगल 90 डिग्री होता तो वर्क डन 0 होता है, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस क्विक लेक्चर। हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही क्रिस्प रखने की कोशिश की। सब्सक्राइब अगर तुम लोगों ने तक नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि इससे तुमको हमारा टारगेट 1,25,000 सब्सक्राइबर्स का है। और साथ में अगर तुमको ऐप में एनरोल करना तो ऐप में तुमको ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अगेन बोलता हूं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी ऐप है तो डायरेक्टली ऐप पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर ऐप नहीं भी है तो भी तुम्हारे पास जो लिंक है वो प्ले स्टोर पे चली जाएगी, वहां से तुम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वापस इस लिंक पे क्लिक करके वहां पर पहुंच सकते हो ऐप के ऊपर डायरेक्टली। यहां पर तुम लोगों को होमवर्क मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। लेक्चर की स्लाइड्स मिलेंगी, जो लेक्चर की स्लाइड्स तुम देख रहे हो, चैप्टर की टेस्ट मिलेगी, ठीक है, रेगुलरली, और एड फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। और बेसिकली ये जो बैच है ये तुम्हारे पास में ऐप पे भी फ्री होने वाली है और यूट्यूब पे भी फ्री होगी, तो ऐसा नहीं तुमको ऐप के ऊपर कुछ चार्ज पे करना है, वहां पर भी टोटली फ्री है फॉर 0 रुपीज। तो विद दैट बीइंग सेड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस लेक्चर। मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो @conpran जाके मुझे फॉलो कर लो। तो विद दैट बीइंग सेड मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और भी तुम्हारे टीचर्स है वो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करे, तुम्हारे लिए बहुत प्यार, मतलब तुमको बहुत से प्यार से कंटेंट दे रहे हैं, तो मेक श्योर कि तुम उन चीजों को फॉलो करो, लाइक करते चलो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।